नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की शपथ को 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। कहा जा रहा है कि गुजरात, जी हां, महाराष्ट्र में भी गुजरात पैटर्न लागू हो सकता है और इससे नेता सतर्क है। ऐसे में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर रखा जा सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को साक्षात्कार दिया और ऐसे में जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे की बगावत व सियासी घटनाक्रम पर खुलकर बात भी की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। सियासी हलकों में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि कैबिनेट गठन में बीजेपी लीडरशिप गुजरात पैटर्न लागू कर सकती है। गुजरात में विजय रूपाणी के स्थान पर बीते साल जब भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया था तो पूरे मंत्रिपरिषद को ही बदल दिया गया था। डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत तमाम वरिष्ठों को इसमें जगह ही नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि ऐसा ही फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू हो सकता है और पुराने चेहरों की बजाय कई नए लोगों को जगह दी जा सकती है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता जैसे आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन और चंद्रकांत पाटिल फिलहाल मंत्रिपरिषद में हिस्सा दिए जाने को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। इन नेताओं को लग रहा है कि कुछ भी बोलना अभी ठीक नहीं होगा और वो उनकी संभावनाओं को चोट पहुंचा सकता है। बीजेपी हो या शिंदे गुट के शिवसेना विधायक सभी शांत हैं। कहा जा रहा है कि सभी नेता केंद्र का मूड भांपने की कोशिश में हैं। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी लीडरशिप ने चौंकाया था। उनके सीएम बनने की चर्चाएं तेज थी, लेकिन राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने ही कहा था कि वो सरकार से बाहर रहेंगे और एकनाथ शिंदे सीएम होंगे। हालांकि कुछ देर बाद ही पार्टी नेतृत्व के दबाव में उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने की बात कही। फिलहाल डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा है कि पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के मंत्रालय के कामकाज की जांच की जा रही है। ऐसे में बीजेपी और उद्धव के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं। अंत में जब सरकार का समर्थन समाप्त हो गया था, ऐसे समय 400 जीआर सरकार ने निकालने नहीं चाहिए थे। जितना पैसा नहीं था उससे 5 गुना पैसा बांट दिया। अब उसको ऐसा कि ऐसा अगर हम चलने देंगे तो भट्टा बढ़ जाएगा सरकार का। इसलिए सारे रिव्यू के, किसी व्यक्ति को लेकर रिव्यू नहीं है, ये पूरी सिस्टम का रिव्यू है। देखिए, आपने शब्द का इस्तेमाल किया है कि डेवलपमेंट वर्क। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के कैबिनेट के बहुत ही होनहार और कार्यक्षम मंत्री रहे। अब तक हमारे राज्य में पता नहीं चलता था कि टूरिज्म और एनवायरनमेंट मिनिस्टर है या नहीं, वो और ही कामों में लगा रहता था। आदित्य जी ने एनवायरनमेंट एंड पर्यटन टूरिज्म में जो काम किया है, उस प्रकार का काम महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को साक्षात्कार दिया है, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे की बगावत और सियासी घटनाक्रम पर खुलकर बात की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना और संघर्ष का एक दूसरे के साथ गहरा नाता है। शिवसेना एक लहराती तलवार है, इसे यदि म्यान में रखा जाए तो इसमें जंग लग जाती है, इसलिए ये लहरानी ही चाहिए। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्होंने विश्वासघात किया है, पार्टी तोड़ी है, वो खुद के पिता का फोटो लगाकर वोट मांगे, शिवसेना के बाप का फोटो लगाकर भीख न मांगे। उन्होंने बागी नेताओं की तुलना पेड़ के सड़े हुए पत्तों से की है। उद्धव ने कहा कि चुनाव होने दीजिए, ये पत्ते जमीन पर आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि लोग उनका समर्थन करते हैं या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि इन सड़े हुए पत्तों को बहा दिया जाना चाहिए। ये पेड़ के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें नए पत्ते होंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरी गलती थी कि पार्टी के कुछ नेताओं पर बहुत अधिक भरोसा किया। इतने लंबे समय तक उन पर भरोसा करना मेरी गलती थी। उन्होंने कहा, सरकार चली गई, मुख्यमंत्री पद गया, इसका अफसोस नहीं है। मेरे ही लोग दगाबाज निकले, ये ज्यादा चोट पहुंचाने वाला है। मेरे ऑपरेशन के बाद अस्वस्थता के दौरान सरकार गिराने का प्रयास हो रहा था। उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं अपनी तबीयत से जूझ रहा था, मैं अपनी गर्दन से नीचे के हिस्से को भी हिला नहीं सकता था। कुछ लोग मेरे जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रार्थना कर रहे थे कि मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूं। यही लोग आज पार्टी बर्बाद करने निकले हैं। उन्होंने कहा, आपको 2 नंबर की पोस्ट दी, आप पर अंधा विश्वास किया,
ऐसे में विश्वासघात किया गया जब मेरी हलचल बंद थी तो इनकी तेज थी। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की शपथ को 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। क्या इसके पीछे वजह है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी गुजरात पैटर्न लागू हो सकता है और इससे नेता सतर्क हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शाइना एनसी जी हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका शाइना जी। संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं शिवसेना के। बहुत स्वागत है आपका संजय जी। और साथ ही साथ मुखलेश शेख जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं एनसीपी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शाइना जी आपके साथ करते हैं। 3 हफ्ते बीत गए हैं सरकार के गठन को हुए, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? क्या वजह इसके पीछे शाइना जी? देखिए, कोई स्पेक्यूलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती है कि देश सर्वप्रथम, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट। हम एक बहुत ही प्रशंसा के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमें प्रेरणा देते हैं। उनको सही मायने में हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। सही मायने में उन्होंने जो काम किया है पूरे देश के लिए वो अपरंपार है, क्योंकि वो एक प्रधान सेवक है। स्वाभाविक रूप से हमारा यही मानना है कि नेतृत्व जब तय करती है, नेतृत्व जब तय करेगा और देखेगा कि कैसे लोगों को एक मौका मिले या न मिले या सिर्फ काम के आधार पे वो स्वीकारता एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता करेगी। तो स्पेकुलेशन न करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री हो या हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे, उनके पास ये अनुभव है और हम मानते हैं कि उस दृष्टि से आपको जो निकाल या आपका सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। नहीं, लेकिन शाइना जी अभी हाल ही में जब एकनाथ शिंदे दिल्ली के दौरे पर आए थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, तमाम और मंत्रियों से मुलाकात हुई थी, दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि देखिए अब महाराष्ट्र जाएंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उस बात को भी काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा? कहीं ना कहीं अब जो कोशिशें हैं सभी नेताओं की तरफ से यही है कि हम भी मंत्री बन जाए और हम भी मंत्री बन जाए, लालसा हावी हो गई है क्या? ये आपका निकाल हो सकता है। आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार का काम है विश्लेषण करना। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर आपको कहूँ कि क्यों आपको इतनी अड़चन हो रही है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को अपेक्षा है, आकांक्षा है और हम मानते हैं कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री सब बैठ के ये निर्णय लेंगे कि जल्द से जल्द ये पब्लिक डोमेन में आए। जहां तक आपका सवाल है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा है या काम नहीं हो रहा है उस रफ्तार से जो होना चाहिए। कैबिनेट में मीटिंग्स के साथ साथ मुख्यमंत्री शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो अफसर हैं वो काम कर रहे हैं और निर्णय भी लिए जा रहे हैं। तो आपत्ति उन लोगों को है जो शायद ये फैलाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अस्थिरता है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहूं कि स्थिरता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सही मायने में हम सही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है संजय जी, क्या वाकई आपको लगता है कि सही दिशा में सरकार चल रही है मौजूदा वक्त में जो सरकार है महाराष्ट्र में? नहीं, मैं खुद जो अभी चाइना एनसी जी हमारी जो बहन जो बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, हमारे प्रधान जी आए और उन्होंने जो है बहुत विकास किया। अरे मैंने सबसे ज्यादा मानी जो प्रधानमंत्री रहे भारत में 17 साल पहले, उन्होंने विकास किया था। इन्होंने क्या किया, जितनी हमारी इश्यूज हैं वो सब बेच रहे हैं। महंगाई बढ़ा दी इन्होंने, महंगाई बढ़ गई। आप देखिए आज की डेट में क्या सरकार तोड़ने का जो काम हो रहा है वो पिछले 8 साल पहले से पहले कभी हुआ था? मैं तो समझता नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने जो काम करना शुरू किया है, जिस तरह से सरकारें तोड़ी जा रही है, जिस वजह से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। अब आपने क्वेश्चन पूछा
कि सरकार के मंत्रिमंडल क्यों नहीं बन पा रहा है। देखिए, जब तक 12 मंत्री ना हो इस महाराष्ट्र सरकार में, तब तक वो कैबिनेट का फैसला नहीं ले सकते हैं। 2 मंत्री जो फैसला ले रहे हैं इस संविधान विरुद्ध है, मैं इस पर जवाब देना चाहता हूँ। और जो इन्होंने सरकार तोड़ी है, सरकार जो इन्होंने संविधान का मजाक उड़ाया, दल कानून का मजाक उड़ाया, मैं कहता हूँ देखिए, जब आपकी पतझड़ होता है, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरने के बाद आज विधायक हमारे क्या है, विधायक जो हमारे हैं वो हमारे एबी फार्म पे है, सांसद हमारे एबी फार्म पे है, हमारे जो जितने भी हमारे जो लोग हैं ये हमारे एबी फार्म पे है। इनको हमने एबी फार्म दिया तो ये जीते, तो ये हमारे पत्ते थे, ये हमारे पत्ते थे। लेकिन जो पत्ते झड़ते हैं हर पार्टी में होता है। मैं कहता हूँ आज बीजेपी का मैं सुन रहा था, उन्होंने नेता ने छोड़ के पार्टी ज्वाइन कर ली, तो हर पार्टी में होता है। लेकिन इन्होंने जो गलत तरीके से पार्टी तोड़ी है, हमारा उसका विरोध है। ठीक है शाइना जी, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने और भ्रष्ट। ठीक है, मेरी बात पूरी जाने दीजिए, पूरी जाने दीजिए। उसके बाद जल्दी से रखिए ना सर, फिर और भी तो गेस्ट है, उनका भी रुक कर रहे हैं ना। सुमैया जो है गौरी के बेटे जेल भेज रहे थे, क्या हुआ? अरे भाई साहब, किसी की बात सुन लीजिए। असंवैधानिक क्या है? उद्धव ठाकरे ने स्वयं कहा कि गद्दारी हुई उनके पक्ष में, उनके लोगों ने की, या उन्होंने कहा कि उनके विधायक निकल के आए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। स्वाभाविक रूप से एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि 2/3 लोग जब बाहर निकल के आते हैं तो उनके पास ये मौका बनता है कि वो कोई अन्य दल के साथ जाएं या न जाएं, या किसके साथ रहे या न रहे। अभी आपको आपत्ति इस दृष्टि से हो रहा है कि जो सरकार, जहाँ शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए 2019 में सत्ता में बैठे हैं, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। आज जब हमारे पास नंबर्स हैं तो किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? स्पीकर को तय करने दीजिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या सही है क्या गलत है, हम सब जानते हैं। और हम सब जानते हैं कि किस दृष्टि से हम सिर्फ महाराष्ट्र के जनहित में काम करना चाहते हैं। ठीक है मुखलेश जी, मैं आती हूँ सर, जल्दी से रखिए। मैं ये कहना चाहता था, बड़ी अच्छी बात दीदी कह रही है कि जिस स्पीकर के खिलाफ ये चले गए, कहा सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जब स्पीकर निर्णय नहीं ले सकता, उसी डिप्टी स्पीकर थे इन्होंने स्पीकर चुनाव कराया। हमारा विरोध किया, दल बदल कानून है, फाइनेंशियल की बात कही, तो दल बदल कानून में क्या होता है? टूटा मेजॉरिटी निकली, आपने पार्टी बनाई, पार्टी बच गई, आपने सरकार बना ली। तो हम तो यही कह रहे हैं ना। लेकिन आप कह रहे हैं मैं शिवसेना हूँ, तो शिवसेना कैसे हो जाएंगे? नहीं सर, ये आप तय नहीं करेंगे ना क्या आप असली शिव सैनिक है या फिर एकनाथ शिंदे असली शिव सैनिक है? ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है, तो मामला चलने दीजिए ना। नहीं, भाजपा में यदि फार्म देता है तो भाजपा जो विधायक जाएगा वो भाजपा खड़ा कर देगा। एक संविधानिक नहीं, तो भाजपा तय नहीं करेगी तो आप भी तो तय नहीं करेंगे ना मुखलेश जी। अब सवाल इस बात को लेकर मैं लौटती हूँ सर, मैं लौटती हूँ। अब असली और नकली शिव सैनिक पे आज हम बात नहीं कर रहे, बात इस पे कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं मुखलेश जी? 3 हफ्ते बीत गए। जिस तरह उन्होंने कहा था शिंदे जी और हमारे देवेंद्र जी की जब सरकार बनाया थे उन्होंने 2 ही मंत्री बने, महीना भर हो चुका है। लेकिन हम एनसीपी के लोग, हमारे शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व से इनके खिलाफ हम मुंबई हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक तरफ से पालक मंत्री है ही नहीं, कोई भी स्टेट में कोई भी जगह पालक मंत्री, बारिश हुई, बाढ़ में सब मरे जा रहे हैं, किसान परेशान है, लोग बेहाल है। आज उन्होंने बड़े हंसता खिलता जो जिस हिसाब से वो सरकार बनाने का काम किया था कि सभी को मंत्री पद पहले ही बांट दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो आगे पीछे होते जा रहा है, क्योंकि कोर्ट मैटर भी चल रहा है। और ये बीजेपी के जिस तरह केंद्र के इशारा होता है उसी तरह शिंदे साहब नाच रहे हैं। शिंदे साहब के हाथ में कुछ नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ एक कठपुतली है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, न फैसला लेने की क्षमता है, न ही किसी को मंत्री बनाने की क्षमता है। शाइना जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। अब सवाल वही है, ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जिसको मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, क्योंकि आप कहते हैं कि शिवसेना के गठबंधन के साथ ही हमने सरकार बनाई है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, न डिसीजन ले पा रहे हैं, न किसी को मंत्री बना पा रहे हैं, और यही वजह है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। ये बिल्कुल गलत बात है।
आदरणीय मुख्यमंत्री को हर एक मौका मिला है जब वो तय कर सकें कि वो कौन कौन को चुनेंगे उनके पक्ष से। हमारे पास हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे नेतृत्व यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष स्वयं ये निर्णय करेंगे कि कैसे वो देखें कि ये गठबंधन बरकरार रहे और सबको एक मौका मिले। आपको जो अभी विश्लेषण कर रहे हैं कि अस्थिरता है, मैं तो कहूंगी कि स्थिरता इतनी है, काम भी चालू हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं और जिस परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र की जनता ने देखा है कि 3 सरकार जो बाद में आए साथ, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, तब उन्होंने महाविनाश आजादी के रूप में सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया। आज पटरी वापस आ गई है ट्रैक पे और हमने देखा है कि जिस रफ्तार से वापस काम हो रहा है उस परिप्रेक्ष्य में स्थिरता, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो अवश्य जरूरी था और है और हमने कर दिखाया। नहीं, ठीक है शाइना जी, लेकिन अगर महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 288 है। ऐसे में संवैधानिक रूप से आप 15% ही मंत्री को बना सकते हैं। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि 42 लोग मंत्री बन सकते हैं, उसके अंदर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी होते हैं, यानी कि सीएम और डिप्टी सीएम भी उसके अंदर होते हैं, तो कुल मिलाकर 40 मंत्री आप बना सकते हैं। लेकिन 288 में से 39 का चुनाव करना जाहिर तौर पर मुश्किल हो रहा है इस गठबंधन की सरकार के लिए, क्योंकि जो उद्धव गुट से आए हैं, उद्धव ठाकरे को छोड़ के आए हैं, जाहिर तौर पे उन्हें उम्मीद है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अब वो एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, बड़ा बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। तो ये मुश्किलें आ रही है क्या उनके सामने? देखिए, हर एक की आकांक्षा, अपेक्षा होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप विचारधारा को खो बैठे हैं। सबको पता है एकमात्र विचारधारा है, वो है देश की प्रगति, राज्य की प्रगति और हिंदुत्व का कॉमन एजेंडा। उस परिप्रेक्ष्य में थोड़े लोगों को जो मौका मिलेगा, थोड़े लोगों को शायद संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी सत्ता के मोह माया के लिए साथ में आए, बल्कि ये एक नेचुरल अलायंस है जहाँ सब कोई मोदी जी के काम से प्रेरित है, उनके नेतृत्व से प्रेरित है और मुझे लगता है कि लक्ष्य जहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से है वहां नीति नियत में कोई खोट नहीं। ठीक है, शाइना जी से पूछूंगा एक बात। ठीक है, पूछिए मुखलेश जी। शाइना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के एक भी नेता का नाम आप बताइए जिसपे ईडी की इंक्वायरी हुई है या हो रहा है। नहीं, इसका क्या लेना देना? आप येदियुरप्पा एनफोर्समेंट डायरेक्टर की बार बातें करते हैं। जो व्यक्ति गलत काम करें तो इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई हो, ईडी हो, अपना तहकीकात करेंगे। बेबुनियादी आरोप लगाने पे कोई साबित नहीं होता है और जो गुनेगार है, एक भी नाम बताइए ना, एक भी पूरे भारत देश में आप ईडी से इंक्वायरी कराया आपने, विपक्ष के पीछे क्यों पड़े हाथ धोके? पॉलिटिकल इंसुलेशन के दिन चले गए। जो गुनेगार उनको सजा मिलेगी, जो गुनेगार नहीं उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो लोगों ने संजय राठौर बीजेपी में चला गया है, शिंदे ग्रुप में बीजेपी के साथ सरकार में जा रहे मंत्री बनने। शाइना जी, उन पर रेप केस की आरोप था, उनको निकाल दिया था उद्धव ठाकरे ने। आपकी सरकार में तो उनको साथ में लेके सरकार में मस्ती बना रहे। ये आपसे हमारी एक दीदी है, बहुत अच्छी बात करती है, अच्छे एंकर है बीजेपी के। आपको शायद मुझसे ज्यादा पता है। मेरे पक्ष के बारे में मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, उन्होंने साफ सुथरा चरित्र के साथ, नीति नियत में कभी खोट के साथ काम नहीं किया, जनहित में ही काम किया और वो निर्णय जो लेंगे बिल्कुल सोच समझ के लेंगे। ठीक है, जनता के सवालों का आप परेशान मत होइए मुखलेश जी, जनता के सवाल पूछने के लिए हम लोग हैं, बैठे हैं यहाँ पर, हमारा काम है जनता का सवाल पूछना। लेकिन संजय जी अभी आपने सुना शाइना जी को, वो कह रहे हैं कि देखिए हर कोई यहाँ पर सत्ता के लोभ में नहीं आया है, हर किसी का अपनी विचारधारा होती है हर किसी की, और विचारधारा जब साथ में मिलती है तब इंसान साथ में चलता है और विचारधारा को लिए ही लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई मंत्री बनना चाहता है या हर कोई चाहता है कि उन्हें शीर्ष पद मिल जाए।
नहीं निहाली बिल्कुल आप सही बात कर रही। भारतीय जनता पार्टी इस देश में सबसे अच्छी पार्टी है, उसका काम ही है देश को लूटना। जितनी हमारी पीसीओ चल रही है, जितने एयरपोर्ट चल रहे हैं, सब दे देना। जो 2018 में अडानी 4.2 मिलियन का मालिक था, आज वो 330 मिलियन का मालिक बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि सब जो जनता आज दाल आटा चीनी पे लगा रहे हैं, आप पेट्रोल के दाम आप बढ़ा रहे हैं। इसी के लिए आप पहले जब 2014 सरकार नहीं बनी थी तो माननीय मोदी जी कहते थे सर कब हम जो है वो नहीं करेंगे। मैं जो हूँ महंगाई नहीं रखूंगा, 40 रुपए में पेट्रोल रखूंगा, 40 रुपए में डीजल रखूंगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी। आज क्या हो रहा है? ठीक है, महंगाई ठीक है। अच्छा ये बताइए संजय जी, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद क्या आप लोगों को उम्मीद है कि कुछ नेता वापस आ सकते हैं उद्धव गुट में? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ आपकी बात से। देखिए मंत्रिमंडल सर्च क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए थे, क्या कह के गए थे कि जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर जो है उसने जो है गलत निर्णय लिया। उसके बाद अधिकार में उसको अविश्वास प्रस्ताव आ गया। पहली बात सुन लीजिए मेरी बात, उसी डिप्टी स्पीकर पे इन्होंने स्पीकर चुनाव करा दिया, सरकार बना ली। जो शिंदे जी बने हैं, इन्होंने कोई पार्टी अपनी आज तक बनाई नहीं, न पार्टी कोई रजिस्टर्ड हुई। जब ऐसा कोई पार्टी नहीं हुई, ना कहीं विलय हुआ, तो इन्होंने सरकार बना ली। तो इतने मैटर पेंडिंग हो गए सुप्रीम कोर्ट में, वो भारतीय जनता पार्टी जाने, भारतीय जनता अपनी अगर कल को माने सुप्रीम कोर्ट सरकार गिरा दे तो शिंदे जी नाम आएगा ना। भाई मुख्यमंत्री इन्होंने इसलिए नहीं बनाया अपना, क्यों इसलिए नहीं बनाया कि जो बात होगी वो आ जाएगी शिंदे के ऊपर। भाई शिंदे जी आए तुम्हारे पास, मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, अब सरकार मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट ने गिरा। ठीक है शैला जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। कह रहे बलि का बकरा बनाया गया है। ठीक है सुन लेते हमारी क्या दिक्कत है? सुन लेते हैं। बलि का बकरा बनाया गया है क्या एक नाथ शिंदे को? कि अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सरकार ही नहीं चल सकती या संवैधानिक तरीके से सरकार बनाई है तो गिर जाएगी और ये कहा जाएगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पाक साफ है, दूध की धुली है, एक नाथ शिंदे आए थे इसलिए सरकार बना ली हमने तो समर्थन से। ऐसा है क्या? समय दिखाएगा कि कौन बलि का बकरा बना है या कौन नहीं। हम सिर्फ यहाँ काम करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट प्रतिक्रिया है देवेंद्र फडणवीस जी को, नरेंद्र मोदी जी। हम सिर्फ काम करते रहेंगे प्रधान सेवक के रूप में। रही बात ये मैटर सब जुडिस है, इसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए कि किसके हित में कौन सा निर्णय लिया जाए और जो बेसिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है हमें कोई। चलिए ये तो बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से कितने मंत्री बनाए जा रहे हैं और एक नाथ शिंदे गुट से कितने मंत्री बनाए जा रहे हैं? ये हम कैसे आपको बताएं? हमने वही आपको कहा कि हम एक डिसिप्लिन कार्डर है और हम जानते हैं कि जनहित में हम काम करते रहते हैं और जैसे कोई निर्णय लिया जाएगा हमारे नेता को हम सपोर्ट करेंगे। निहाल जी फंस चुके। धोती ने कहा पैजामा से हम तो भले एक ही आगे से, फर्क इतना धोती खुलता है पीछे से, पैजामा खुलता है आगे से। अब फंस चुके हैं। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो लोग बीजेपी में गए थे, जो कांग्रेस के लोग गए थे, आज उनको भी मंत्री बनाना है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मैम आपका भी और आपका भी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है क्योंकि 3 हफ्ते का वक्त बीत गया, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। सभी की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी हुई है कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। हालांकि सरकार का दावा है कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं देश आजादी के 75 साल का जश्न अमृत महोत्सव मना रहा है। एपीएन न्यूज द्वारा कराए जाने वाला वार्षिक कॉन्क्लेव भी इस साल अमृत महोत्सव से प्रेरित है। स्वदेश कॉन्क्लेव का मकसद खुली, जीवंत और व्यवहारिक चर्चाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं को स्थान प्रदान करना है। इस साल हम नए भारत का विजन थीम के साथ इस समारोह को आयोजित कर रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 अगस्त को आयोजित की जा रही स्वदेश कॉन्क्लेव में कई नेतागण और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां अपने विचार रखेंगे और नए भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को स्वदेश अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को भी राष्ट्र निर्माता मानते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी देश को लेकर अपना विजन हमसे शेयर करिए और इसकी प्रक्रिया बेहद ही आसान है। आपको स्वदेश.apnlive.com पर लॉगिन करना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप स्वदेश की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे।
स्टेप 1, विजिट वेबसाइट swadesh.apnlive.com। स्टेप 2, रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, फिल द फॉर्म यानी कि दिए गए फॉर्म को भरें। स्टेप 4, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको साइट पर रजिस्टर कर लिया गया है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूऐप, स्वदेश कॉन्क्लेव। वेबसाइट है हमारी swadesh.apnlive.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swadesh@apnlive.com। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8447409633 पर कॉल भी कर सकते हैं।